ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट को हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने इंक्लूडिंग क्वेश्चन और आंसर्स हर एक चीज़ को बड़ी आसान और सिंपल लैंग्वेज में कवर अप किया हुआ है। और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नेसेसरी है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जो ये चैप्टर कहना चाह रहा है वो हमको एक चीज़ बता रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दोनों क्या है, चेंज है। कोई चीज़ चेंज हो रही है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पे, ठीक है ना। चेंज कैसे, मतलब जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं तो कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, वो एक समय के साथ होती है, एकदम नहीं हो जाती है, ठीक है ना, इंस्टेंस के साथ, ठीक है, एक समय के साथ होती है। और यही हो गया पीरियड ऑफ टाइम। वहीं जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा, ठीक है, वो भी टाइम लेता है, 5 साल 10 साल 20 साल, ठीक है ना, कितना भी ले सकता है, ठीक है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यही क्या है, पहला हमारा स्टेटमेंट है कि बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू द चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जो ग्रोथ है वो क्या है, वैल्यू न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं तो कोई चीज़ बढ़ रही है वो भी ग्रोथ है, कोई चीज़ कम हो रही है वो भी ग्रोथ है, ठीक है ना। ग्रोथ को हम नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस दोनों के लिए ले सकते हैं। पर वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं कि इस जगह का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, तो उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन हुई है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है। तो एक बार यहाँ से पढ़ लो इसको। द डिफरेंस दैट ग्रोथ इज़ क्वान्टिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है ना। ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होती है और वैल्यू न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। इट में है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है ना। ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है ना, ग्रोथ के बारे में। और वहीं पर जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं होता है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, उसमें क्वालिटी होती है, ठीक है ना, कोई अच्छी चीज़ ही हुई होती है। हम मात्रा की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हम क्वालिटी की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटी चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देर इज़ अ इंक्रीमेंट, कुछ एड ऑन ना हुआ हो, इंक्रीमेंट या एडिशन ना हुआ हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, ओके। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी है मेरे ख्याल से। बट इसके बाद अगर कोई एडिशनल चीज़ें लिखने को आएगी, कोई ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है जो अपने आप में एक यूनिक भी है और इसके साथ भी जुड़ जाएगा, वो है महबूब उल हक वाला कॉन्सेप्ट। कि आप इसमें लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है ना, डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है ना। अब जो ये महबूब उल हक है, इनने ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया था एज अ डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल्स चॉइस, जो लोगों की जो सोच है, उनकी जो चॉइसेस हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, एंड इम्प्रूव देयर लाइफ, और उनकी लाइफ को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, महबूब उल हक ने। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQs के लिए भी और आंसर राइटिंग के लिए भी, हर जगह ऐड ऑन हो जाएगा ये, इसलिए इसको तो याद रखना ही है। इसके बाद महबूब उल हक ने क्या डिस्क्राइब किया था, इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट है जो इनलार्ज करता है लोगों की चॉइसेस को, ठीक है ना, इनलार्ज पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ, ठीक है ना। चॉइस भी इनलार्ज कर रहा है और उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। पीपल्स आर सेंट्रल टू द डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। महबूब उल हक के जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो सेंटर है, ठीक है ना, जिसको आधार रखते हुए जो उनकी थ्योरी बनी हुई है, वो क्या है, यहाँ पे पीपल है, कौन है, लोग हैं। पीपल आर द सेंटर टू ऑल डेवलपमेंट, जितना भी डेवलपमेंट होगा वो लोगों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। देयर चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड, कीप ऑन चेंजिंग। ये भी किसने कहा था, महबूब उल हक ने। बहुत सिंपल है, एक बार देखोगे तो लगेगा याद हो जाएगा, बस एक बार पढ़ लेना है इसको तो वाकई में याद हो जाएगा, फिर खाली रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कोई इतना कठिन नहीं है, ठीक है। पहले क्या था, उनकी चॉइसेस को इनलार्ज करना कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट करता है। उनकी जो लाइफ को इम्प्रूव करने का काम कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट करता है। किसके अकॉर्डिंग, महबूब उल हक के अकॉर्डिंग। महबूब उल हक ने किसको सेंटर में रखा था, पीपल को रखा था, ठीक है ना। इसके बाद दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड, कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है ना। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स, कीप ऑन चेंजिंग, ये याद रखना। ये जो चॉइसेस होती है लोगों की, जो लोगों को चाहिए, वो चीज़ें क्या होती है, चेंज होती रहती है समय के साथ। समय के साथ लोगों की नीड बदलती रहती है, ये इसका मतलब है, ठीक
ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कुछ और लिखना है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है, लीडिंग अ लॉन्ग एंड तो अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कुछ और ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, हैविंग इनफ मीन्स टू एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एक्सपेक्ट हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वही सिंपल सी, ठीक है ना, लंबी ज़िंदगी जीना, लंबी और हेल्दी ज़िंदगी, सिर्फ लंबी नहीं होनी चाहिए, हेल्दी भी होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज को गेन करना, ठीक है ना। और अगर आपके पास जो डिसेंट लाइफ जीने के लिए बहुत सारे मीन्स हो, मतलब जरिए हो या मतलब साधन हो, ठीक है, ये सब क्या है, एक कॉमन या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। याद कर लेना, पढ़ लेना, आगे और भी चीज़ें आएंगी जिनको आप आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना, बट इसको भी पढ़ लोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर से हैं तो जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं एक बार देखना होता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको एमसीक्यूज़ वगैरह हर जगह पे हेल्पफुल रहते हैं, ओके। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर डेटा है एनसीईआरटी के अंदर से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, किसने दिया, कैसे आया, वगैरह वगैरह, तो ये भी एक बार देखना ज़रूरी है, बस एक बार देख लो, इसको काम बन जाएगा। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि जो डॉक्टर महबूब उल हक और जो अमर्त्य सेन हैं, ये दो प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, जिनने ह्यूमन डेवलपमेंट दिया था साथ में मिलके। महबूब उल हक को हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब ये नए हैं अमर्त्य सेन। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जो महबूब उल हक है वो है पाकिस्तान के, अमर्त्य सेन है कहाँ के, इंडिया के, और ये दोनों क्या थे, ये दोनों एक क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है, जिनने साथ में मिलकर क्या डेवलप किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। क्या दिया इनने, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो इनिशियल पार्ट था किसने दिया था, वो इन दोनों ने साथ में मिलकर ही दिया था। इन दोनों की खासियत क्या है कि दोनों साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, क्या है, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके बाद द मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन, पाकिस्तान इकोनॉमिक डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्जाम में आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो फिर से महबूब उल हक एक इंपॉर्टेंट नाम है। इनने क्या दिया था, इनने दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कब दी थी, 1990s को। 1990s में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है किसने दी थी, महबूब उल हक ने दी थी। अब महबूब उल हक के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या था, हमने पीछे भी पढ़ा था, इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस इन ऑर्डर टू लेड लॉन्ग, ठीक है, लंबे समय तक के लिए जो पीपल की जो चॉइसेस हैं उनको इलाज करना, ठीक है ना, और हेल्दी लाइफ जीना डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, ठीक है। ये किसने कहा था, महबूब उल हक ने। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन होती जा रही है, उनको अपने जो नॉलेज है उसमें गेन करते रहना, लिखते रहना कहीं पे, या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, आगे पढ़ने में, लिखने में कहीं पे काम आ जाएगा ये आंसर राइटिंग में। इसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ यूज्ड हिस कॉन्सेप्ट। जो UNDP जो प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनने इनका जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है ना, उसको यूज़ किया हुआ है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो 1990s में आई थी, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या यूज़ किया गया है, इनके कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो कब आई थी, 1990s में, ओके, ठीक है। इसके बाद महबूब उल हक का एक स्पीच है, एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है, अगर आप याद कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लेगा एक बार उसको, कि यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई। तुम चीज़ों को देखते हो, ठीक है ना, जो है, और पूछते हो कि ऐसा क्यों, ठीक है, आस्क वाई, ठीक है। बट आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर, मैं उस चीज़ों को देखता हूँ जो कभी थी नहीं, और आंखता और पूछता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना, ओके। तो एक कॉमन सी लाइन है जो आप याद कर सकते हैं, जो याद कर लेंगे तो अच्छा है, कहीं पे लिखने की काम हो जाएगा, कहीं पर आंसर राइटिंग है, बड़ा कुछ लिखना है आंसर, तो वहाँ पे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, तो ये वहाँ पर ही काम आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नोबल लॉटरेट है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो इंडिया के थे, इन्होंने कहा था, मतलब अमर्त्य सेन सॉ इंक्रीज इन फ्रीडम, फिर इनने जो फ्रीडम का इंक्रीज़ होना, इसको मेन ऑब्जेक्टिव बताया था। क्या बताया था, मेन ऑब्जेक्टिव बताया था डेवलपमेंट का, ठीक है ना। अमर्त्य सेन के बारे में भी आ सकता है 1 लाइन अप में या 2 लाइन अप में, कि डिस्क्राइब व्हाट अमर्त्य सेन हैव गिवन फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या दिया था, क्या कहा था, तो ये पहली लाइन यही है कि इंक्रीज़ इन द फ्रीडम, मतलब फ्रीडम का इंक्रीज़ होना। इसके बाद देखो ना, जैसे इंक्रीज़ इन फ्रीडम है, कभी आपको आंसर बड़ा करना है तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज़ इन फ्रीडम को जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है डिक्रीज़ इन अनफ्रीडम, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों सेम ही बात है, ठीक है, बस आंसर बड़ा हो जाता है इससे, ठीक है ना, और बड़ा आंसर देखने में अच्छा लगता है और है भी सही, ठीक है।
ये भी याद रखना कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, ठीक है। इनने क्या कहा था, इंक्रीज इन फ्रीडम, जो लोगों की फ्रीडम आज़ादी, ठीक है ना, वो को बढ़ाना, वो क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फ्रीडम, इसका जो मेन मोस्ट अफेक्टिव वे है वो क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है डेवलपमेंट, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। फ्रीडम कैसे बढ़ेगी, डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है। हिज वर्क एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस इन इंक्रीजिंग फ्रीडम, ठीक है ना। इनका जो मेन वर्क था वो कहा था, वो किस चीज़ पे था, वो था एक्सप्लोर किया था इनने किसको, रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना। इनने क्या एक्सप्लोर किया था, क्या पढ़ा था, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जाना था इनने, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है इंक्रीजिंग फ्रीडम, लोगों की लाइफ में कैसे फ्रीडम इंक्रीज़ हो सकती है, क्या वो वेज हैं, क्या वो तरीके हैं जिनको ऐड ऑन करने के बाद लोगों की लाइफ में फ्रीडम इंक्रीज़ हो जाएगी, उसको इनने जाना था, ठीक है ना। तो ये है अमर्त्य सेन के बारे में, इतना आप याद रख सकते हैं अमर्त्य सेन जी के बारे में। इंपॉर्टेंट है हर चीज़ जितनी भी आ रही है यहाँ पे, छोटा सा चैप्टर है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से आएगा, बाहर से आने वाला है नहीं, टफ है नहीं, बस एक बार पढ़ना है, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद द वर्क ऑफ दिस इकोनॉमिस्ट आर द पाथ ब्रेकिंग एंड हैव सक्सीड इन ब्रिंगिंग पीपल्स टू द सेंटर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो पहले बात होती थी डेवलपमेंट की, तो खाली कंट्री की बात होती थी, इंडस्ट्रीज़ की बात होती थी, पर इन दोनों का जो वर्क था उसको हम पाथ ब्रेकिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन लोगों का जो वर्क था उसकी वजह से ही जो पीपल हैं, जो लोग हैं, ठीक है ना, जो पीपल हैं वो क्या हुए, वो सेंटर हुए, क्या हुए, सेंटर हुए किसके, डेवलपमेंट के। फिर बाद में जो पॉलिसीज़ बनी 1990s के बाद, उसमें उन्होंने लोगों को भी ध्यान में रखा, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो सिंपल सा है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। 4 पिलर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, क्या है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। ईजी है, बस आपको याद करना पड़ेगा और एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इक्विटी लिखा हुआ है, तो जो इक्विटी का मतलब होता है वो क्या होता है, इक्विटी का मतलब एक तरीके से समझ लो इक्वल, ठीक है ना, इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीवन, हर किसी को बराबर अधिकार हो, अपॉर्चुनिटीज़ गिवन हो, ठीक है ना। जैसे कोई एग्ज़ाम है, ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर लोग ही उसमें बैठ पाएँ, ठीक है, उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी को एग्ज़ाम में, ऐसा ना हो, ठीक है। तो हर किसी के लिए इक्वल हो एग्ज़ाम, तो वही है इक्विटी, ठीक है। 4 पिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनमें से पहला क्या है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, सिंपल है ना, बहुत ईजी है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी वही कि डेवलपमेंट हो पर इस तरीके से हो कि आगे भी होता रहे वो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि अभी डेवलपमेंट हो रहा है, आपने वाटर हर किसी को बांट दिया और वाटर पॉल्यूट भी हो रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, पर बाद में वो वाटर ख़त्म हो जाए, नहीं। डेवलपमेंट हो इस तरीके से हो कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी रहे डेवलपमेंट, और वो जो अभी के लोग हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट लगातार मिलता रहे, वही सस्टेनेबिलिटी का मतलब है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी। क्या है मतलब, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी हो वो एक बार मिलकर ख़त्म ना हो जाए, बार बार मिलते रहे, लगातार मिलते रहे, ठीक है ना। और टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। जितनी भी जनरेशन आएगी आगे चल के उन सबको सेम अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिले, यही सस्टेनेबिलिटी है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा ही है ये भी, ठीक है। तो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी बहुत ईजी है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी है कि जो ह्यूमन लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो ह्यूमन वर्क में, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंस्टेंटली इनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन अ पीपल। अब देखो भाई, ठीक है, जो ये प्रोडक्टिविटी है वो कैसे इंक्रीज़ होगी, वो होगी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करके, ठीक है ना। जैसे अच्छा ह्यूमन हो, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो, एजुकेटेड हो, ठीक है, अच्छा मील मिले उसको बचपन से, ठीक है ना, वो हेल्दी हो, दिमाग अच्छा हो, उसका माइंड अच्छा हो, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होगा, हाई प्रोडक्टिव होगा बाकियों के मुकाबले। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं के लेबर क्या है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कहीं के कम प्रोडक्टिव है, कहीं का जो ह्यूमन है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कहीं का कम कमा रहा है। क्यों कमा रहा है, क्योंकि जहाँ पे जो ह्यूमन ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसका डेवलप ज़्यादा है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा अवेयर है चीज़ों से, तो वही हुआ प्रोडक्टिविटी का मतलब, ठीक है ना। लोगों को कैपेबिलिटी दो, बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन अ पीपल, यही है प्रोडक्टिविटी। इसके बाद फोर्थ है एम्पावरमेंट, ठीक है, क्या है, एम्पावरमेंट। अब लोगों को एम्पावर करने का मतलब होता है कि उनकी चॉइसेस बढ़ाना या उनको चॉइसेस देना, ठीक है। क्या है एम्पावरमेंट का मतलब, टू गिव चॉइसेस टू द पीपल, सच पावर कम फ्रॉम द इंक्रीजिंग फ्रीडम। एम्पावरमेंट कैसे आती है, लोगों को फ्रीडम दे के या उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा के क्या आती है, एम्पावरमेंट आती है, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। एक बार देख लेना है, इनको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट बाद में चल के रिविज़न ज़रूर करना है इसका। ईजी टॉपिक है, कोई टफ नहीं है।
और याद रखना कि 4 पिलर्स हैं, ठीक है ना, पिलर से कंफ्यूज मत करना किसी चीज़ से आगे चल के, ठीक है। फिर जो पीछे थे वो थे पिलर्स, और जो हम अब पढ़ रहे हैं वो है अप्रोचेस। क्या है? अप्रोचेस। अप्रोचेस किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है ना, द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो कितनी अप्रोचेस हैं? 4 है। कौन कौन सी? इनकम अप्रोच, वेलफेयर, बेसिक नीड, कैपेबिलिटी अप्रोच। देखते हैं क्या होती है। तो जो पहली अप्रोच है वो क्या है? इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या होता है कि इनकम को हम सेंटर पर रखते हैं। तो ये बहुत एक पुरानी अप्रोच में से एक है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट अप्रोचेस में से एक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम इनकम को सेंटर में रखते हैं, ठीक है। किसको? इनकम को सेंटर में रखते हैं। और हमारा ये मानना है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकता है, उसके पास फ्रीडम है, ठीक है ना, हर चीज़ है उसके पास, और वही रियल ह्यूमन डेवलपमेंट है। यही है क्या? इनकम अप्रोच। क्या है? इनकम अप्रोच, ठीक है। इसके बाद वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या होती है? दिस अप्रोच लुक्स एट द ह्यूमन बीइंग एज बेनिफिशियरी, ठीक है ना। वेलफेयर अप्रोच में हम ह्यूमन बीइंग के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, और ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है उनकी। यहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल की। किसके रोल की? गवर्नमेंट के रोल की, ठीक है। गवर्नमेंट के रोल की बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे? वो ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद करे, जैसे जो ह्यूमन वेलफेयर में मदद करे। कैसे मदद करे ह्यूमन वेलफेयर में? उनको अच्छी एजुकेशन दे के, ठीक है ना, ठीक है, उनकी हेल्थ में पैसा खर्च करके, ठीक है ना, उनकी जो सोशल जो उनकी एमिनिटीज़ हैं, ठीक है ना, जितना भी कर सकती है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे लोगों के ऊपर, ठीक है ना। यही वेलफेयर अप्रोच का मानना है। यहाँ पे गवर्नमेंट पे प्रेशराइज किया जाता है, गवर्नमेंट को बोला जाता है कि क्या कि इस अप्रोच में कि आप लोगों की हेल्थ में सोशल और जो सोशल उनके सोशल जितना भी आप उनको बेनिफिट कर सकते हैं करिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, सैनिटेशन में वगैरह में मदद करिए उनको, ठीक है ना। तभी जाके जो पार्टिसिपेशन है पीपल का वो हो पाएगा डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेसिक नीड अप्रोच। अब देखो, बेसिक नीड अप्रोच कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत इतना टफ टॉपिक नहीं, बहुत इजी है, बट इतना याद रखना है कि इसमें जो ये बेसिक नीड अप्रोच है किसने दिया था? ILO ने दिया था। किसने दिया था? ILO। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 चीज़ें दी थी आपको, वो 6 चीज़ें याद रखना जरूरी है, ठीक है। वो क्या थी? हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, फूड, ठीक है ना, खाना हो गया, पढ़ाई हो गई, ठीक है ना, आपकी सेहत हो गई, हेल्थ हो गई, इसके बाद पानी भी है, वाटर भी है, सैनिटेशन, साफ सफाई, हाउसिंग। ये 6 चीज़ों की डिमांड इन्होंने करी थी। कौन कौन सी? हेल्थ, देन एजुकेशन, ठीक है, सेहत अच्छी हो, एजुकेशन हो, ठीक है ना, फूड मिले, ठीक है, फूड मिलेगा तो वाटर भी मिलेगा, ठीक है ना, हेल्थ मिल गई, एजुकेशन मिल गई, फूड मिल गया, वाटर मिल गया। इसके बाद क्या चाहिए आपको? सैनिटेशन चाहिए, साफ सफाई चाहिए। फिर क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए घर। क्या चाहिए? घर। तो लेबर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, इसका मानना था कि बेसिक नीड हर किसी के पास होनी चाहिए। और ये 6 चीज़ें क्या थी? बेसिक नीड के अंदर आती थी। हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन और हाउसिंग को, ठीक है। इसी में इन्फोसिस किया था इन लोगों ने यहाँ पे, और कहा था कि चीज़ें को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं, बुक के अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं, बट यही 6 चीज़ें हैं कुल मिला के पढ़ने के लिए जो बेसिक नीड के अंदर आती है। और किसने दिया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। हम लोग जानते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी थी? अमर्त्य सेन ने, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी। और जो बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ हेल्थ के सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, जैसे वाटर हो गया, हवा हो गई, ठीक है, लैंड हो गया, लोगों के पास सब हो, ठीक है, इसके साथ हेल्थ हो और एजुकेशन हो अच्छी। तो यही क्या है? कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर आती है। ये भी यही क्या है? कैपेबिलिटी को बढ़ाती है लोगों की। और ये अप्रोच किसने दी थी? ये दी थी अमर्त्य सेन ने, ठीक है ना। तो ये अप्रोच ज़्यादा टफ नहीं है। पहला क्या है? इनकम। इसमें किसको सेंटर में माना गया? पैसे को सेंटर माना गया। इसके बाद पैसा है, फ्रीडम है, हर चीज़ है। दूसरा वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच में किस पे प्रेशर डाला गया? गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट आए और लोगों को बेसिक चीज़ें दे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, उनमें जो एक्सपेंड है वो अपना बढ़ाए, ठीक है। इसके बाद बेसिक नीड अप्रोच किसने दी थी? ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 6 चीज़ की डिमांड करी थी इनने। क्या? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग की। फिर आई लास्ट में कैपेबिलिटी अप्रोच। किसने दी? अमर्त्य सेन ने। और कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हो? कैसे? बाय गिविंग द हेल्थ सेक्टर, गुड हेल्थ सेक्टर टू पीपल, एजुकेशन देके, और एक्सेस टू रिसोर्सेज हर किसी को इक्वली प्रोवाइड करके आप क्या कर सकते हैं? कैपेबिलिटी अप्रोच को बढ़ा सकते हैं। और किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट आता है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही हम मेज़र करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है HDI, ठीक है ना, ये क्या करती है, रैंक करती है कंट्री को, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस किन चीज़ों में, 3 चीज़ों में, कौन कौन सी, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों में क्या करती है, इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है, ठीक है ना। और उन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर लोगों को रखा जाता है 0 से 1 की रैंक के अंदर, ठीक है, 0 से 1 की रैंक के अंदर लोगों को रखा जाता है इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो इंडिकेटर है, द इंडिकेटर चूजन टू एक्सेस हेल्थ इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है ना। जैसे आप हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कौन कितने साल जी रहा है बर्थ से, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। और अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहीं पे जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, सॉरी, जो लोगों की जो जीने की जो दरें हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, जहाँ पर लोग लंबे समय तक जिंदा रह रहे होंगे, ठीक है ना, लोगों की अच्छी लाइफ होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या है, हेल्दी लाइफ लोग जी रहे हैं, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना। तो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ही ये है क्या, कि लंबी लाइफ जीना और हेल्दी लाइफ जीना, ठीक है, ये क्या है, हेल्थ इंडिकेटर के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अडल्ट लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। और जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है कि कितने लोग आपकी कंट्री में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, 90%, 95%, ठीक है, कितना एक्सेस टू नॉलेज उनको मिलता है, ठीक है ना, ये नॉलेज वाला हो गया, ठीक है। जो कितने अडल्ट लोग पढ़े लिखे हैं आपकी कंट्री में, ठीक है ना, जो लिख सकते हैं और बोल सकते हैं किसी लैंग्वेज को, कितने जो बच्चे हैं आपकी कंट्री के अंदर जो स्कूल वगैरह जाते हैं, बहुत बेसिक है। जैसा हम आप सोच सकते हैं कि लिटरेसी के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, वही चीज़ों को ये देखता है, ठीक है ना, कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनों को पढ़े लिखाई आती है या एक्सेस मिलता है उनको, कितने जो बड़े लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। हेल्थ में भी वही कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि अच्छी ज़िंदगी और हेल्थी लाइफ, वैसे ही एजुकेशन वाला हो गया। और फिर यहाँ पर एक्सेस टू रिसोर्सेज है, ठीक है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज क्या होता है, ये जो रिसोर्सेज है इसको हम मेज़र करते हैं परचेसिंग पावर में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कह सकते हैं कि अमेरिका अमीर कंट्री है, बट अमेरिका में आप सोचो कि जो पानी की बोतल है वो आती है 40 रुपये की, ठीक है, पर इंडिया एक गरीब कंट्री है, यहाँ पर एक पानी की बोतल आती है 5 रुपये की, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो परचेसिंग पावर भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो अमेरिका में रह रहा है वो अमीर हो सकता है कि वो जितना कमाता हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो, और इंडिया में लोग जितना कमा रहे हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सस्ती में मिल जा रही हो, जैसे सब्जी वगैरह, फल वगैरह मिल जा रहे हो। तो यहाँ पर एक्सेस टू रिसोर्सेज को हम किस में देखते हैं, देखो ये वन वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQs टाइप क्वेश्चन के लिए, और ये किसी भी आंसर में आ भी सकता है। और मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में जो तीसरा पॉइंट है एक्सेस टू रिसोर्सेज, उसमें ये लिखना भी जरूरी है, इसलिए इसको याद कर लेना कि एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कि हम परचेसिंग पावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परचेसिंग पावर की, ओके। इसके बाद एक पॉइंट और है जो बहुत इजी है, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है कि जो चीज़ें 1 के पास हो जाएंगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर नंबर दिया गया 083, ये 1 के क्लोज है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करना है, जो मन में आएगा लिख देना, 0.988 भी लिख सकते हो, 0.90 भी लिख सकते हो, जो 1 के पास है। तो जो नंबर 1 के पास होगा उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है। और जो नंबर 1 से दूर है, जैसे 0.268, ठीक है ना, ये 0 के पास है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना स्टार्टिंग में कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं, तो यही बता रहा है वो, 0 से 1 के बीच में देखते हैं, तो जो 1 के पास है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, जो 0 के पास है वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बेकार है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पूछता है तो ये चीज़ें लिखनी है। HDI क्या होता है, HDI को 3 चीज़ों में देखते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, एजुकेशन को यहाँ पे, एक्सेस टू रिसोर्सेज को यहाँ पे। एक बेसिक सा आंसर को इंक्रीज़ करने के लिए अगर ज़्यादा नंबर में आ जाए तो 1 के पास होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, ज़्यादा डेवलप्ड होगा, 0 के पास होगा तो क्या होगा, कम डेवलप्ड होगा, ठीक है ना, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या करता है, मेजर्स करता है अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये 1 वर्ड के लिए, MCQs के लिए ईजी है, अच्छा भी है, ठीक है ना, पढ़ लेना एक बार इसको। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट NCERT से आ जाते हैं, फिर हमको लगता है कहाँ से आ गए ये एग्जाम में, यहीं से आते हैं, बाहर से नहीं आते। इनको बुक में टिक मार लेना या यहीं से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रेगुलर रिवाइज करते रहना। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट
इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अटेनमेंट का मतलब क्या है कि जो अचीव हो चुका है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, उसको ये देखने की बात करता है कि क्या आपने अचीव किया है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो यही है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारी चीज़ें सेम है, अलग अलग तरीके से बताया गया है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक चीज़ को एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी क्या है, रिलेटेड है किससे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है ना, ये याद रखना, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, क्या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आपका इनकम से रिलेटेड है? तो नहीं, जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या है, वो शॉर्ट फॉल, ठीक है ना, शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। शॉर्ट फॉल क्या होता है, ये वाला पार्ट पढ़ लेना, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है ह्यूमन शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बाकी ये जो है ये नॉन इनकम मेजर है, ये इनकम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, नॉन इनकम से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन इनकम मेजर है। क्या है? नॉन इनकम मेजर। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज ऑफ 40, 40 साल तक का जी नहीं पाना, ठीक है, किसी कंट्री में। अडल्ट लिटरेसी रेट का पुअर होना, ठीक है, ठीक है। द रेट द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, लोगों के पास जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं होता। द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस हु आर अंडर वेट, जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वेट कम होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इनको। ये सभी है शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या दिखता है, शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, यही सब है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, वही कॉमन चीज़ें हैं, जहाँ पे भूखमरी ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा जिंदा ना रह पाए, इलिटरेसी हो, वही सब क्या है, शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, और ये क्या देखता है, शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या नहीं है, इनकम अप्रोच नहीं है, नॉन इनकम मेजर है, ठीक है, याद कर लोगे, ईजी है, कर ही लोगे। इसके बाद लुकिंग एट दीज मेजर्स, जितने भी हमने अभी तक देख लिए ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, टुगेदर गिव अस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। देखो कोई भी आंसर को लिख रहे हो, उसके लास्ट में, ठीक है, या मिड में ये चीज़ लिख देना, आपके आंसर को बढ़ाता है, आंसर अच्छा लगता है, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। कभी 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, कहाँ से डेटा लेके आओगे, यही सब तो लिखोगे, डेटा तो लिमिटेड है ना। इसके बाद द वे टू मेज़र ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीन रिफाइंड, ठीक है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि एक बार हमने बना दिया कोई लॉ वगैरह उसी से मेज़र कर रहे हैं, नहीं, ये कंटिन्यूसली चीज़ों के बदलने के साथ, ज़रूरतों के बदलने के साथ रिफाइंड होती जाती है, नई चेंज होती जाती है, ठीक है। द न्यूयर वेज ऑफ कैप्चरिंग डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर बीइंग रिसर्च किए जाते हैं बार बार। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे भूटान के बारे में दिया गया है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में दिया गया है, ये भी पढ़ लेते हैं। जैसे भूटान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की एकमात्र कंट्री है, टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसने ओपनली कहा है कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है वो क्या है, वो इनकी कंट्री का मेज़र है। क्या है, इस अपनी कंट्री को ये लोग मेज़र करते हैं किससे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से, ठीक है ना। और जो मटेरियल प्रोग्रेस है, ठीक है ना, जहाँ पैसे ऐसे की बात की जाती है या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करी जाती है, ये जो अप्रोचेस हैं ये मोर कॉशियसली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉसिबल हार्म दे माइट ब्रिंग टू द इन्वायरमेंट और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ भूटानीज। इनका मानना है कि जो मटेरियल प्रोग्रेस होती है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये जो इनकी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको हार्म पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना, और ये उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। और सिंपली मीन की जो मटेरियल प्रोग्रेस है, ठीक है ना, पैसों के बारे में, इनकम अप्रोच, ये सब इसमें विश्वास नहीं करते, सिर्फ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पे मानते हैं कि लोग खुश रहें, ठीक है ना। और हैप्पीनेस किसी भी कॉस्ट में नहीं आ सकती है, मतलब जो हैप्पीनेस है वो इनको किसी भी कॉस्ट में चाहिए, और ठीक है, यही इसका मतलब है। ओके, द सिंपल मीन्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। जो मटेरियल इनकी प्रोग्रेस है, पैसों वाली जो प्रोग्रेस होगी, वो कभी भी हैप्पीनेस को कमज़ोर करके तो या उसकी कॉस्ट पे नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन है ह्यूमन डेवलपमेंट का, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि जो साइज़ है टेरिटरी का, जगह कितनी है आपके पास कंट्री में, या जो आपका पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, साइज़ ऑफ टेरिटरी या पर कैपिटा इनकम, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट से, ठीक है, ह्यूमन के विकास से ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। क्यों, आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं इनका जो रैंक है ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, या जो ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज़।
अब सिमिलरली जो रिलेटिव पुअरेस्ट नेशंस हैं, जो जिनके पास पैसा कम है, कभी कभार उनकी जो रैंक है वो जो अमीर देश हैं, रिचेस्ट नाइबर है उनकी, जो रिचेस्ट नाइबोरिंग कंट्रीज है उनसे अच्छी है। एग्जाम्पल श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंसान का जो विकास है, वो इंडिया के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल है, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है ना, टोबैगो, ठीक है। तो ये एक काम करिएगा, तो जितनी भी लोकेशंस यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल्स में या कहीं भी, इनको एक बार मैप में लोकेट करने की कोशिश कर दीजिएगा। एक बार जो आ गई है बुक में उन सबको लोकेट करिए, आगे चल के कभी भूलना मत। वैसे बता दूँ कि त्रिनिदाद और टोबैगो का है, ये है आपकी वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है ना, जो अटलांटिक ओशन के पास है, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वगैरह है, तो वहाँ पर है ये, ठीक है। और तो इनका जो एग्जांपल यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इनकी रैंक है काफ़ी अच्छी है इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है ना। और इनकी इकोनॉमीज़ बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, पर ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है इनका, ठीक है। ये छोटी कंट्री से बावजूद उसके, तो एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी गई है। बट विद इन इंडिया में ही आपको ऐसा जो डिफरेंस है वो मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। जैसे जो केरला है, केरला परफॉर्म मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात। देखो पंजाब और गुजरात की जो इकोनॉमी है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है दोनों में, पंजाब और गुजरात में। पर केरला क्या है, वो ज़्यादा अच्छा करता है किस पे, पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम पे, सॉरी, जो केरला है वो ज़्यादा अच्छा करता है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंडिया के अंदर केरला टॉप में आता है, ठीक है। पर पंजाब और गुजरात में जो पैसा है वो ज़्यादा है, बट फिर भी केरला क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में टॉप में है, पैसा कम होने के बावजूद इन दोनों के कंपेरिजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक डेटा है जो आपको एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो डेटा है आपका हाई वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी जो यहाँ पर डेटा वगैरह दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने पहले क्या बोला है, नॉर्वे सबसे टॉप में है, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकॉन्ग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड। एक बार ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये बार याद कर लेना, ठीक है। सबसे टॉप में नॉर्वे आती है, 10th नंबर पे नीदरलैंड। टॉप 5 तो कर ही लेना, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी। पर ये जो डेटा है वो है 2018 का। अब जो फ्रेश डेटा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। टॉप 10 में अब जो कंट्रीज आती है, पहली है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब नॉर्वे नहीं है, स्विट्ज़रलैंड है टॉप 1 कंट्री में। स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरी है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे 2nd नंबर में आ गई है। फिर क्या है, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। फिर क्या है, हांगकॉन्ग, जो कि चाइना का पार्ट है, ठीक है, हांगकॉन्ग। फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर आयरलैंड, फिर जर्मनी, फिर नीदरलैंड। ये अभी 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और कोई आपसे इंडिया की रैंक पूछे, इंडिया किस रैंक में आता है, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 132, ठीक है। 191 कंट्रीज़ में से ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की जो रैंक है कितनी है, 132। एक बार याद कर लेना, एग्जाम में आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, पर अगर एक बार याद करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, मे भी आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट दिया हुआ है तो मे भी आ भी सकता है। और अगर ना भी आए तब भी कहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, वहाँ पर आप इंडिया का जो डेवलपमेंट है, सॉरी जो रैंक है 132, 191 कंट्रीज़ में से, वो लिख सकते हैं। आपके आंसर को और अच्छा बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत डेटा और है वो भी देख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लो और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, तो लो और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होने का जो रीज़न है वो मेनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, कि गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंड कर रही है पैसा अपना, जो गवर्नमेंट के पास है, सोशल सेक्टर्स में कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, वो कंट्रीज़ अपना सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करती है, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, उछल पुछल जो पॉलिटिकली, वो कम होती है, ठीक है ना। सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल रहती है वहाँ पॉलिटिकली, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। ये इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंट्री के रिसोर्सेज का, वो भी क्या होता है, लोगों में मोस्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो प्लेसेस जहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कम होता है, क्या होता है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वहाँ की गवर्नमेंट डिफेंस वगैरह, आर्मी वगैरह में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देती है। सोशल सेक्टर भले ही लोग मर रहे हों, उसके बावजूद भी आर्मी वगैरह में ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, ठीक है ना। दिस सो दैट दीज कंट्रीज टेंड टू लोकेटेड इन द एरिया ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकली इंस्टेबल होते हैं रीजन, ठीक है, टर्मोइल की सिचुएशन रहती है यहाँ पे, उछल पुछल वगैरह, ठीक है। और यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्सेलरेट नहीं हो पाती है, ठीक है ना। नॉट बीन इनिशिएट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में एक व्यू पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं कि क्या होता है कि किसी कंट्री में जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्यों है,
और जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है क्यों है, उसका एक कारण यहाँ पर मिला है। क्वेश्चन आंसर्स में आएगा तो लिखने के लिए बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी के अंदर से ही है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बेकार है वहाँ पे क्या है ऑप्शन में, पॉलिटिकल टर्मोइल है या कंट्री की गवर्नमेंट अच्छी है। तो ऑप्शन में क्या होगा, पॉलिटिकल टर्मोइल है जहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बेकार है। मतलब इन सब में से तो पूछता है ना, बाहर से तो नहीं पूछता। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, कहीं पे लो होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन है। तो एक बार मस्ट है देखना है इसको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, इनमें से डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा क्या डिस्क्राइब कर पा रहा है, कौन सा बेस्ट है। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चेंज। तो सी को बिना देखे ही टिक कर लेंगे कि पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटी नहीं होता भाई, क्वांटिटी नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी में क्या होता है, पॉजिटिव चेंज डेवलपमेंट हो गया, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पता है, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है ना, बहुत बार पढ़ लिया है, ईजी है, ठीक है। 3 बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की जो 3 बेसिक एरियाज होते हैं ये भी देख रखे हैं हमने, ठीक है। 4 मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वो भी देख रखे हैं, ठीक है ना। पिलर्स भी देख रखे हैं, अप्रोच भी देख रखी है, सब अभी देख रखे हैं। बस पन्ना वो वीडियो को पीछे करके देखो, सारे आंसर्स मिल जाएंगे, खुद से जाके लिखो। कोई भी ऐसा नहीं है जो बाहर से क्वेश्चन आंसर्स है, सब इसके अंदर वीडियो के अंदर से है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना, खुद ही वीडियो को पीछे करना, आंसर्स खुद से लिखने की कोशिश करना, आपकी आंसर राइटिंग हैबिट भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, हाउ आर कंट्रीज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, वही जो पीछे देखा था 1 और 0 के बीच में क्या अंतर होता है, कौन सी कंट्रीज़ जो 1 के पास होती है वो डेवलप्ड होती है, जो 0 के पास होती है डेवलप्ड नहीं होती है या अंडर डेवलप्ड होती है, ये सभी पूछ रहा है। ये सभी आपको लिखना है कि कैसे वो हम उसको मेज़र करते हैं, तो इसी के बेसिस में करते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन का जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो भी इसमें बता देना, उसको भी एक्सप्लेन कर देना एक बार के लिए। बहुत डाटा है, 30 वर्ड के लिए तो हमारे पास इनफ है, ठीक है। इसके बाद आंसर्स को 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। देखो हमारे पास दुनिया भर की अप्रोचेस हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा डेवलपमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैपेबिलिटी बढ़ा के, अमर्त्य सेन का व्यू देख सकते हो यहाँ पे, महबूब उल हक का व्यू दे सकते हो यहाँ पे, जनरल व्यू दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जितने भी एग्जांपल हमने पढ़े अभी तक का, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड ही से सारे चैप्टर ही वही था। यहाँ पर आप जो अभी हमने जस्ट अभी लेटेस्ट में हमने पढ़ा है यहाँ पे कि किसी कंट्री में लो ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों होता है, हाई क्यों होता है, वो रीजन भी इसके अंदर इंक्लूड कर दोगे। जितना कर सकते हो, जितना याद आ रहा है प्रॉपरली करो इंक्लूड, शुरू से लेकर लास्ट तक का एक पैराग्राफ बनाओ, आगे चल के भी काम आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ नहीं है, ठीक है। बट लिखते वक्त पे ज़्यादा सोचना ना पड़े, ध्यान रखें पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल हो, वो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। इसके बाद what do equity and sustainability refers within the concept of human development। देखो हमने इक्विटी पढ़ा था पीछे, सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ा था। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब इस आंसर को आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है तो आपको पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाना पड़ेगा। भाई डायरेक्टली इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी में लिख देना, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाना सबसे पहले, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो 4 पिलर्स थे उनके नाम लिखना, ठीक है, उन 4 पिलर्स के नाम लिखना। उसके बाद सबसे पहले इक्विटी को समझाना, फिर सस्टेनेबिलिटी को समझाना। इक्विटी को समझाने से पहले इक्वलिटी के बारे में लिखना। इक्वलिटी को जितना एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में उतना एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल तक का तो आप लिख ही दोगे, ठीक है। आगे भी जो एग्जाम्पल्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है, जैसे क्लास का, स्कूल का, एग्ज़ाम का, सारे दे देना। फिर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में देख लेना कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो सस्टेनेबिलिटी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना और जितना डेटा लिख सकते हो उतना डाटा को यहाँ पे इंक्लूड करना, अपने मन से लिखने की कोशिश करना। और जो डेटा आपको एक्स्ट्रा बाकी जगहों से मिला हुआ है वो भी इसके अंदर लिख देना, ठीक है ना। बाकी जगह मतलब इस वीडियो से, ठीक है। तो इतना ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा टफ से टफ है ही नहीं। क्वेश्चन आंसर्स ईजी हैं, ठीक है ना। चैप्टर भी ईजी था, कोई टफ नहीं है, बस रिवाइज करते रहना और एक बार बुक भी पढ़ लेना साथ ही साथ। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड लाइक दिस